हम शुरू कर रहे हैं आज का विषय। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल का नामकरण, उसकी समय सीमा, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जो रीतिकाल है, विभिन्न जो साहित्य इतिहासकार हैं उन्होंने रीतिकाल को अपने अपने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने, जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अतिशय श्रृंगारिकता को देखते हुए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। उसी तरह से जो मिश्र बंधु है उन्होंने अलंकारों की प्रधानता को देखते हुए रीतिकालीन काव्य को अलंकृत काल कहा, पूरे रीतिकाल को। उसके बाद रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाओं के उत्कर्ष को देखते हुए इस काल को कला काल कहा। उसके बाद जो एक हमने पढ़ा था, गणपति चंद्रगुप्त ने साहित्य के अपकर्ष को देखते हुए इस काल को अपकर्ष काल कहा। जो सर्वमान्य नाम था वो था रीतिकाल, जो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रीतिकाल नाम क्यों पड़ा इसका मैंने आपको बताया था, रीति शब्द का अर्थ। और रीति के जो इस काल के जितने भी कवि हुए उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की, इसलिए इस काल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की संज्ञा दी। उसके बाद हमने थोड़ा सा रीतिकाल की परिस्थितियों का जिक्र किया था। थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा डिटेल से आज बताऊंगा कि रीतिकाल में जितनी भी परिस्थितियां थी समाज की, वो किस तरह की थी। चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां थी, चाहे वो सामाजिक, चाहे सांस्कृतिक, चाहे साहित्यिक, चाहे आर्थिक। चूंकि हमारा जो मुख्य विषय है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसमें तत्कालीन युग की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उनका अध्ययन करना सबसे आवश्यक है पहले। उसके बाद जो समाज है उसके बाद आएगा। तो राजनीति के क्षेत्र में मैंने बताया था कि एक तो मुगल साम्राज्य का जो काल था वो भी इस युग में पड़ता है, और उसके बाद जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ भारत में वो भी रीतिकाल के अंदर आता है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मैंने बताया था कि एक और तो जो मुगल साम्राज्य का वैभव था वो रीतिकाल ने देखा, मुगल साम्राज्य का अपकर्ष रीतिकाल ने देखा, और अंग्रेजी शासन की स्थापना भारत में किस प्रकार होती है वो भी रीतिकाल ने देखा। मुगल साम्राज्य में हमने पढ़ा था कि जो शाहजहां थे, अंतिम मुगल सम्राट तो नहीं कहेंगे, मतलब जो बहुत, जिसको बोल सकते बहुत ताकतवर जो मुगल सम्राट थे, अंतिम बोल सकते हैं उनको, शाहजहां को। उसके बाद 1658 ईस्वी में उनके दो पुत्र थे, आपने इतिहास में पढ़ा है, औरंगजेब और दारा शिकोह। उनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। आपने ये भी पढ़ा होगा कि औरंगजेब ने खुद अपने पिता शाहजहां को जो है वो कारावास में डाल दिया, और 1658 ईस्वी में दोनों भाइयों के मध्य में एक युद्ध हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, और औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया अपने भाई को, और मुगल साम्राज्य के सत्ता पर आसीन हो गया। उसके बाद 1707 ईस्वी तक मुगल औरंगजेब ने शासन किया दिल्ली के तख्त पे। 1707 ईस्वी में मुगल औरंगजेब का जब इंतकाल हो जाता है, देहांत होता है, उसके बाद उसके जो आगे के जितने भी मुगल सम्राट हुए वो ज्यादा उतने प्रसिद्ध नहीं रहे। उनमें जो अगला जो मुगल सम्राट बना औरंगजेब के बाद वो था शाह आलम, जो बहुत नकारा साबित हुआ। मुगल साम्राज्य का नाम जिसने हम कह सकते हैं डुबोया, या मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ले जाने वाला जो पहला मुगल सम्राट था वो शाह आलम था। उसके साथ साथ जो रही सही कसर थी, 1739 ईस्वी में जो मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह रंगीला, उसके शासनकाल में ईरान से एक आक्रमणकारी आया नादिर शाह, और 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। वो जो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में करनाल के युद्ध के नाम से जानते हैं। बहुत सारा लूटपाट नादिर शाह ने मचाई। जो शाहजहां ने, आपने देखा होगा, तख्त ताउस का निर्माण किया था। शाहजहां ने, आप इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे तख्त ताउस क्या था। ये फारसी का शब्द है, चूंकि मुगल साम्राज्य में जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, तो ये फारसी का शब्द है तख्त ए ताउस। तख्त का मतलब होता है राज सिंहासन, ताउस फारसी का शब्द है। ताउस का मतलब फारसी में अगर देखें तो हिंदी में ताउस का मतलब होगा मोर, यानी कि मयूर। तो तख्त ताउस, जिसको हिंदी में कहते हैं मयूर सिंहासन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पीकॉक थ्रोन। तो पीकॉक थ्रोन का निर्माण शाहजहां ने किया था अपने लिए बैठने के लिए। इसको मयूर सिंहासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये ऐसा सिंहासन था जिसमें दो मोर नाचते हुए दिखते थे। ऐसी इसकी कलाकृति बनाई हुई थी मयूर सिंहासन की। बहुत वैभव का प्रतीक ये मुगल साम्राज्य का रहा तख्त ताउस, पीकॉक थ्रोन। और एक चीज मुगल साम्राज्य के पास और बहुत महत्वपूर्ण थी, वो था कोहिनूर हीरा, जो आजकल ब्रिटेन में है। और जो हमारी महारानी है ब्रिटेन की, एलिजाबेथ सेकंड, उनके टर्बन में वो लगता है, पगड़ी में, उनके कैप में। तो उस कोहिनूर के हीरे और
जो तख्त ताउस था शाहजहां के समय का, उसको लूटकर नादिर शाह अपने साथ ले गया 1739 ईस्वी में जो करनाल का युद्ध हुआ। उसके बाद यूं कहें हम, अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। उसके बाद रही सही कसर 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया भारत पे, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, उसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बिल्कुल तोड़कर रख दिया। जितने भी छोटे छोटे जागीरदार थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने अपने आप को जो है वो स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो केंद्रीय सत्ता थी मुगल साम्राज्य की वो बिखर गई थी, और इसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। और 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ, आप देखते हैं भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। तो कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं रीतिकाल की, आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कितना बिखराव था राजनीति के क्षेत्र में। तो जो छोटे छोटे जागीरदार थे, छोटे छोटे राजा थे, चाहे हिंदू राजा है चाहे मुस्लिम राजा हैं, उन्होंने खुद को आजाद कर दिया। और जब देश में अंग्रेजों ने आक्रमण कर लिया, आक्रमण शासन स्थापित कर लिया, आक्रमण तो नहीं कहेंगे, हाँ प्लासी का युद्ध हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया? राजनीति के क्षेत्र से हम यूं कहें कि आंखें मूंद ली और अपने राजप्रसाद तक सीमित होकर रह गए। अब इसमें क्या हुआ? जो इस युग का साहित्य रचा गया वो रचा गया राज दरबारों में बैठकर। जितने भी कवि रीतिकाल के हुए, उन्होंने किसी न किसी राजा का उन्हें आश्रय प्राप्त था, और उन्हीं राजाओं के आश्रय में उन्होंने उनके प्रशस्ति में या उनके मनोरंजन के लिए कह सकते हैं हम श्रृंगारिक रचनाएं की। श्रृंगार भी कौन सा? ऐसा श्रृंगार नहीं जिसमें प्रेम का उदात्त स्वर हो, वो नहीं। ऐसा जो उस समय अगर हम कहें जो तत्कालीन माहौल था, मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की, सुरा सुंदरी की बात राजा लोग चाहते थे, और वही होता था। उनकी काम विलासिता को बढ़ाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जो कवि लोग थे वो श्रृंगारिक साहित्य रच रहे थे। और श्रृंगार भी उदात्त नहीं, बहुत निकृष्ट, जिसे हम कहें अगर लिटरेचर पढ़े आप रीतिकाल का तो आप बोलोगे कहीं कहीं जो है वो साहित्य में अश्लीलता आ गई है। वो इसी कारण से आई है कि कवि समाज से आंखें उठाकर, समाज को नजरअंदाज करके वो राज दरबारों में बैठ गया। वहां से उसको वेतन मिलता था, पगार मिलती थी, और राजा के प्रशस्ति में उसका मनोरंजन करने के लिए वो काव्य रचना करते थे। और इसी के कारण मैंने कहा था कि जो रीतिकाल में जो काव्यांग निरूपण हुआ, जिसमें अलंकार और रस को ज्यादा महत्व दिया, रस में भी श्रृंगार रस भी ज्यादा लिखा गया, श्रृंगारिक रचनाएं बहुत ज्यादा हुई, इसीलिए विश्वनाथ प्रसाद ने इस काल को श्रृंगार काल बोला। और अलंकारों की अतिशयता थी पोइट्री में, इसलिए इसको अलंकृत काल बोल दिया मिश्रित बंधुओं ने। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। समाज के क्षेत्र में यही विखराव था, ऊंच नीच का, कास्टिज्म, ये सभी जो आज एज इट इज चला हुआ है वो भी उस टाइम भी था। साहित्य के क्षेत्र में जो वो कवि रचनाएं कर रहे थे, हर कवि को राजाश्रय प्राप्त था। इसमें अगर हम साहित्यिक क्षेत्र में बात करें रीतिकाल की, तो हमारे पास 3 तरह की काव्य धाराएं आती है। आपको सर ने बताया होगा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। 3 शब्द हैं, 3 तरह की काव्य धाराएं रीतिकाल में चली, 3 तरह की काव्य रचना हुई। रीतिबद्ध का मतलब है रीति में बंध कर। इस काव्य धारा में वो कवि आए जिन्होंने रीति के बंधन को स्वीकार किया, जिन्होंने रीति में बंध कर काव्य रचना की। मतलब उन्होंने संस्कृत आचार्यों की भांति काव्यांग निरूपण करते हुए रीति ग्रंथों की रचना की। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों को बोला गया लक्षण ग्रंथ। अब आपको प्रश्न आ सकता है कि लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं? लक्षण ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जिसमें काव्यांग विवेचन किया जाता है, और काव्यांग विवेचन करते हुए उस काव्य के अंग के, चाहे वो रस हो, चाहे वो अलंकार हो, चाहे छंद हो, चाहे कुछ और हो, उन काव्य के अंगों के लक्षण दिए जाते थे और उदाहरण सहित उसकी व्याख्या काव्यों में की जाती थी। ऐसे काव्यों में जिसमें काव्यांग विवेचन हुआ, और काव्यांग विवेचन करते हुए काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए गए, ऐसी कृतियों को लक्षण ग्रंथ कहा गया। तो जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, इन्होंने काव्यांग विवेचन करते हुए लक्षण ग्रंथ, जिन्हें रीति ग्रंथ भी कहा जाता है, की रचना की। इतना स्पष्ट हो गया होगा। रीतिबद्ध कवियों में हमारे सामने आते हैं चिंतामणि, मतीराम, भूषण, सूरती मिश्र, जसवंत सिंह, बहुत सारे असंख्य कवि है रीतिबद्ध काव्य धारा के। उसके बाद आता है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्य धारा में वे कवि आए जिन्होंने रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे, उन्होंने काव्यांग विवेचन भी नहीं किया, लेकिन उन्हें रीति की पूरी जानकारी थी, और उनकी रचनाओं में ये रीति की कई जगह ये रीति का जो भी इनका ज्ञान था ये आया है। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर उन्हें काव्यांग विवेचन नहीं किया, लेकिन रीति की पूरी जानकारी ये कवि रखते थे। रीति सिद्ध कवि अगर कोई है रीतिकाल में तो वो है बिहारी। आपने पढ़ा होगा, उन्होंने एकमात्र ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई, बहुत चर्चित हुए, और शाहजहां के दरबार में ये होते थे।
इसके बाद अगली जो काव्य धारा रीतिकाल की वो है रीति मुक्त। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, रीति मुक्त, रीति से मुक्त होकर इस काव्य धारा के कवियों ने रचना की। इन्होंने रीति के बंधन को नहीं स्वीकारा, रीति के बंधन को स्वीकारने का आशय है इन्होंने काव्यांग विवेचन करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। इन्होंने स्वच्छंद तरीके से काव्य रचनाएं की, अपने मन के जो स्वच्छंद भाव थे उन्हें काव्य में पिरोया, इसलिए इन कवियों को रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहा गया। रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं हमारे पास जो प्रतिनिधि कवि वो घरानंद है। उसके बाद आता है हमारे पास बोधा, आलम, ठाकुर, दुजदेव, ये सब 4-5 लोग रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये था, हमने पढ़ी रीतिकाल की परिस्थितियां। उसके बाद हमने पढ़ा रीतिकाल में जो 3 तरह की काव्य धाराएं चली, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, और उनमें कौन कौन कवि आए उसके बारे में हमने पढ़ा। अगला प्रश्न आपको बनता है कि रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं को मुझे नहीं लगता आज ज्यादा मुश्किल आपको होगी, मैंने पूरा बता दिया है। नंबर अगर हम इनको शीर्षक वाइज डिस्कस करें तो नंबर 1 कि रीतिकाल में क्या हुआ, नंबर 1 काव्यांग विवेचन हुआ। मैंने पूरा बता दिया कि काव्यांग विवेचन क्या होता है, ठीक है। काव्य के अंगों का लक्षण और उदाहरण देते हुए विवेचना करना काव्यांग विवेचन कहलाता है। और काव्य के अंग क्या है वो मैंने बता दिया, जो कविता करने के लिए जिन चीजों की आपको आवश्यकता है, चाहे रस है, छंद है, अलंकार है, ये सभी काव्यांग कहलाते हैं। इनका विवेचन रीतिकाल में सभी कवियों ने किया। अधिकांश, सभी तो नहीं कह सकते, अधिकांश जो रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। ये जो मैं विशेषताएं बता रहा हूं ये अलग अलग करके भी आ सकती है। ये पॉइंट आपके रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताओं में भी आएंगे। रीति मुक्त में ये चीज नहीं आएगी, काव्यांग विवेचन रीति मुक्त में नहीं आएगा। रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं अलग रहेंगी। ये जो मैं विशेषताएं बता रहा हूं ये बता रहा हूं मैं रीतिबद्ध काव्य धारा की। और मोटे तौर पर अगर पूछे कि रीतिकाल की क्या विशेषताएं है तब भी आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तब आप ये पॉइंट नहीं लिखोगे कि काव्यांग विवेचन हुआ या रीति ग्रंथों की रचना की। क्यों? क्योंकि रीति मुक्त कवियों ने इस तरह का साहित्य रचना नहीं की। उन्होंने रीति के बंधन को स्वीकारा ही नहीं, उन्होंने रीति के बंधन से पूरी तरह से मुक्त होकर काव्य रचना की, इसलिए तो उसे रीति मुक्त कहा गया। अगला पॉइंट काव्यांग विवेचन के बाद रीति ग्रंथों की रचना। रीति ग्रंथों की रचना की, जाहिर सी बात है जब काव्यांग विवेचन काव्य में हो रहा है तो उन्हीं ग्रंथों को जो है वो रीति ग्रंथ कहा गया। इसी के साथ एक पॉइंट होता है लक्षण ग्रंथों की रचना, ये भी इसी में ऐड हो जाता है। जब काव्यांग विवेचन हो रहा है तो काव्य के लक्षण भी देने पड़ते थे वहां पे कविता करते हुए, उनको उदाहरण में स्पष्ट भी करना पड़ता था, तो वो लक्षण ग्रंथ भी आप अपने आप इसमें जो है वो ऐड हो गया। अगला पॉइंट जो रीतिकाल की विशेषताओं में आता है वो है अलंकारिकता। अगर कहें अतिशय अलंकारिकता, बहुत ज्यादा अलंकारों का प्रयोग रीतिकालीन कविता में हो गया है। वो कारण यही रहा, क्यों? क्योंकि ये कवि अपने आप को कवि न मान के आचार्य मानते थे। आचार्य होता है जो सिखाता है किसी को कोई चीज, जैसे कोई अध्यापक है वो भी आचार्य है। तो ये क्या सिखाते थे? ये बताते थे लोगों को कि काव्य की रचना किस तरह से होती है, इसलिए इनको आचार्य कवि भी कहा गया है। आपको कई जगह आएगा ये शब्द आचार्य, ठीक है। तो काव्यांग विवेचन में भी जब इन्होंने सबसे ज्यादा किस अंग पर फोकस किया, रस और अलंकार पे सबसे ज्यादा किया। तो अलंकारों, उस काव्यांग विवेचन में अलंकारों का वर्णन करते हुए इन्होंने कविता में बहुत सारे अलंकार प्रयोग कर दिए, इसलिए कविता बहुत ज्यादा बोझिल हो गई, बहुत ज्यादा अलंकारिक हो गई है। इसी कारण मिश्रबंधु ने अलंकृत काल कहा इसे। और केशवदास एक आचार्य हुए, ये भक्ति काल में भी आते हैं और रीतिकाल में भी इनको हम पढ़ते हैं। जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी, आपने राम भक्ति काव्य धारा में भी केशवदास को पढ़ा होगा। तो केशवदास एक जो है वो अलंकारवादी आचार्य है रीतिकाल के। ये कहते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजहि कविता बनीता मित। ये कह रहे हैं कि बनीता होता है स्त्री, कविता। ये कह रहे हैं कि यद्यपि सुजाति, अगर कोई स्त्री अच्छी जाति की हो, सुलक्षणी अच्छे लक्षण वाली हो, अच्छे वर्ण की हो, फिर भी वो सुंदर नहीं दिखती है अगर उसने आभूषण ना पहने हो। उसी तरह से कविता जितना मर्जी अच्छा हो, जितने उसके भाव अच्छे हो, लेकिन कविता में अगर अलंकार ना हो तो वो कविता नहीं होती है। कविता अलंकारों के बिना वैसी ही है जैसे कोई स्त्री आभूषणों के बिना है, ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही आभूषण है। जिस तरह से एक स्त्री अपने सजने संवरने के लिए आभूषण पहनती है, उसी तरह से कवि अपनी कविता में अपने भावों को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। चाहे अनुप्रास है, चाहे उत्प्रेक्षा है, चाहे उपमा है, चाहे रूपक है, चाहे मानवीकरण है, कोई भी अलंकार है वो कविता के सजावट करते हैं। तो केशवदास जब इतना महत्व दे रहे हैं अलंकारों को, तो सोचो कितनी अलंकारिकता इस युग में रही होगी। अगला श्रृंगारिकता। मैंने कहा पूरा का पूरा रीतिकाल का साहित्य अगर देखें तो श्रृंगारिक है, भूषण आदि कवियों को छोड़कर। भूषण रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और
बाकी सभी रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार वर्णन किया। मैंने कहा कारण क्या था, हार को छोड़कर, हार को भूलकर कि बाहर क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा शोषण अंग्रेज करना शुरू कर दिया है अंग्रेजों ने, उस चीज को भूलकर अपने में सीमित हो गए राजा लोग उस समय के, और राज दरबारों में बैठ गए और कवियों को बोला कि तुम कुछ ऐसी कामुक रचनाएं करो, ठीक है, ऐसी सुरा सुंदरी की बात करो। शराब और सुंदरी में डूब गए, इसलिए बहुत श्रृंगारिक रचनाएं कवियों ने की। जितने भी कथाओं की स्तुति, ये आदिकाल में भी ये पॉइंट आपको आया, लेकिन यहां भी आएगा। हर कवि जो रीतिकाल का है, अधिकांश कवियों को राजाश्रय प्राप्त था। बिहारी जो है वो मैंने कहा शाहजहां के आश्रय में भी रहे, उसके बाद जयशाह के आश्रय में आए, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की। जयशाह, उनके लिए एक दोहा भी लिखा था, आपने पढ़ा होगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सुबंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये आपने पढ़ा होगा, इतना अवकाश नहीं है कि मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूं, हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे कभी इस दोहे को। इसी तरह से उन्होंने उसके बाद अगर हम पढ़ें भूषण को, जो वीरस के कवि हैं, इन्होंने छत्रसाल जो बुंदेला थे उनके शासन, उनके आश्रय में रहे, शिवाजी के आश्रय में भूषण रहे, और शिवाजी के आश्रय में रहते हुए इन्होंने शिवाजी की प्रशस्ति में काव्य रचना की, जिसे कहा जाता है शिवा वावनी। छत्रसाल के आश्रय में उन्होंने काव्य रचना की, छत्रसाल दशक भूषण ने, और वीर रस की बहुत फड़कती हुई रचनाएं ये है। आज भी आप पढ़ोगे, आपके अंदर एकदम से उत्साह और वीरता के भाव अपने आप प्रस्फुटित हो जाएंगे। इसके बाद अब हमारे पास आता है नायिका भेद। चूंकि श्रृंगारिक रचनाएं हुई हैं, श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा स्त्री के सुंदरता का वर्णन किया है। स्त्री की सुंदरता में काव्यशास्त्र में एक चीज टर्म आती है नायिका भेद। नायिका भेद होता है जिसमें नायिका के नख शिख वर्णन होता है। नायिका का नख मतलब पैरों के नाखून से लेकर सिर तक एक एक अंग प्रत्यंग की सुंदरता का वर्णन जब कवि काव्य में करता है, उसे कहा जाता है नायिका भेद। रीतिकालीन कवि ने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि दरबारी परिवेश ही वैसा था, वही डिमांड कर रहा था। उन्हीं दोहों पर पूरे राजसभा जो है वह हंसती थी, मौजे उठाती थी, वही सब हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए नायिका भेद रीतिकालीन साहित्य की एक प्रमुख विशेषता रही। अगला पॉइंट, समाज से पूरी तरह से कटा हुआ काव्य है रीतिकाल, ठीक है। रीतिकाल का जितना भी साहित्य है, आम व्यक्ति का दुख दर्द तकलीफ कष्ट समस्याएं कहीं नहीं है, समाज की क्या चुनौतियां हैं, जबकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, लेकिन रीतिकाल अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा फेज आया साहित्य में जहां पे समाज को बिल्कुल हाशिए पर धकेला गया, और किसकी बात की, राज दरबारों में सूरा और सुंदरी की, ठीक है। कुछ है कवियों को भूषण आदि कवियों को छोड़कर अगर अधिकांश कवियों ने देखा तो ये इसी तरह का साहित्य उन्होंने लिखा। तो ये एक ड्रॉबैक भी रहा रीतिकालीन लिटरेचर का कि समाज को कहीं स्थान नहीं मिला, ठीक है। और अगर हम कहें, मैंने बात की थी कि कलाओं का उत्कर्ष इस काल में हुआ, कलाओं का स्वर्ण युग रहा ये, चाहे वो चित्रकला थी। मैंने कहा मुगल साम्राज्य में जहांगीर सबसे प्रसिद्ध चित्रकार खुद थे। औरंगजेब हालांकि संगीत को उसने वर्जित कर दिया, इस्लाम में संगीत को वर्जित माना गया है संगीत का, लेकिन फिर भी औरंगजेब मानते हैं कि बहुत अच्छी वीणा बजाता था, ठीक है। इसी तरह स्थापत्य कला के हमारे पास आता है, इसमें हम लेते हैं जितने भी भवन निर्माण या कोई दूसरे निर्माण कार्य है, उसका स्वर्णयुग रहा रीतिकाल। मुगल शासकों को अगर देखें, ताजमहल जैसी सुंदर कृति शाहजहां ने इसी समय बनाई, लाल किला, बहुत सारे किले बनाए। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग रहा। साहित्य के क्षेत्र में भी भाषा के अगर शिल्प पक्ष को देखें, मैंने कहा था ब्रज भाषा का भी ये गोल्डन पीरियड रहा, बहुत ज्यादा निखार ब्रज भाषा में आया, और काव्य शिल्प पक्ष की ओर से बहुत समृद्ध हुआ, लेकिन भाव पक्ष इसका कमजोर रह गया। उसके बाद अगर शिल्प पक्ष की ओर आते हैं इस काल के, तो ब्रज भाषा का प्रयोग सभी कवियों ने किया। ब्रज भाषा का एक छत्र साम्राज्य रीतिकाल में रहा, और उसके बाद अलंकार रस, इसकी तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा काव्यांग विवेचन इसी पे टिका हुआ है, तो रस और अलंकारों की तो बात हुई है। उसके बाद काव्य रूप, पूरा प्रबंध काव्य किसी ने नहीं लिखा पूरे रीतिकाल में, सारा मुक्तक साहित्य रचा गया, मुक्तक काव्य रचना सभी कवियों ने की। तो ये था रीतिकाल का, हमने पढ़ा उनकी रीतिकाल की सामान्य परिस्थितियां, रीतिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं चली, कौन कौन से प्रमुख कवि हुए, और रीतिकालीन साहित्य की क्या प्रमुख विशेषताएं रही। ये आज के लिए काफी है।